तो सवाल यह है कि धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों, और ये ट्रेडिशन, ये परंपरा हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, जिसके पीछे न्यूज नेशन ने खुलासा किया था कि कैसे पाकिस्तान में बैठकर इसकी प्लानिंग रची गई, उस रिपोर्ट को हमने दिखाया था। और आज उस बात की तस्दीक डॉक्टर संबित पात्रा कर रहे हैं कि आईएसआई किस तरह की साजिश कर रहा है फेक ट्विटर अकाउंट के साथ। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से आपके साथ मिलवा देता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी। सिराज कुरैशी जी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और कट्टर देश के समर्थक हैं। मेरे साथ मौलाना अली कादरी हैं, जिनका यह मानना है कि मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है इस देश के अंदर। वानी यास्मीन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। वानी जी, आप मौलाना कादरी, मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊं, मौलाना कादरी साहब एग्री करेंगे कि मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है इस देश में? और इसका भी जवाब दीजिए कि शाहीन बाग के पीछे आईएसआई की साजिश का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, इस पर वानी यास्मीन का क्या मानना है? देखिए, पहले हम डेमोक्रेटिक राइट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं कर रहे थे। जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था वो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उनको बोला रास्ता खोल दें, नहीं खोला। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि इसको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर्स भेज दिए बीच में और मीडिएटर्स क्या बोल रहे थे? यही तो कह रहे थे रास्ता खोल दो। गवर्नमेंट उनसे बात नहीं कर पाई, वो गवर्नमेंट का फेलियर है, वो उनका फेलियर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बोला कि हम बात करने को तैयार हैं। बोला था कि बोला नहीं था? अमित शाह ने बोला था ना, आप अपना एक लेटर मुझे दिखाई दीजिए। आप लेटर ही नहीं लिख पाए। दूसरी बात करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बात करना और बात करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताइए, धरना स्थल पर देश का गृह मंत्री जाकर बात करेगा क्या? महात्मा गांधी से सीख ली उन्होंने, आपने ये नहीं देखा कि वो आंदोलनों को किस तरीके से चलाते थे? बड़ा नाम लिया आपने महात्मा गांधी बाबा साहब का। उनसे कोई फेलियर, कोई एंटी नेशनल तो नहीं है। ये प्रोटेस्ट करना कोई एंटी नेशनल नहीं है। प्रोटेस्ट करना, वाणी जी मैं बिल्कुल कह रहा हूं इंटरनेशनल नहीं है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन शाहीन बाग का रास्ता रोककर ब्लैकमेल करना इंटरनेशनल राइट है। प्रोटेस्ट करना, आप मुझे बताइए, शाहीन बाग का रास्ता रोककर प्रोटेस्ट करना एक राइट होता है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब। वाणी जी, अगर ये राइट नहीं होता, अगर ये एंटी नेशनलिज्म होता, फिर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उनको बोलता कि नहीं जी आप उठ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट तो बार-बार बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीनर्स डाल दिए और इंटरवीनर्स ने बार-बार बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट कि आप उठ जाइए, लोगों को तकलीफ मत करिए। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, मैं शाहीन बाग के बारे में बाद में बोलूंगा। देखिए, वहां पे अगर वायलेशन होती, मैं मान लेती वो वायलेशन से प्रॉब्लम होती। थैंक यू यानी जी। देखिए दीपक जी, शाहीन बाग के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, मगर मैं मुख्यतः आज जफरुल इस्लाम खान, जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, उस विषय में बात करना चाहूंगा। देखिए, उनका जो आक्षेप था कि इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा एट्रोसिटी हो रहा है, बहुत ही उनको जहालत सहना पड़ता है। और अभी कादरी साहब कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि बहुत जहालत सहनी पड़ती है। उनके ऊपर भी, खुद के ऊपर उन्होंने कहा कि बड़ा प्रताड़ना हुआ है। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, कादरी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वीडियो भी बनाया। मैं बता रहा हूँ कैसे उनके ऊपर प्रताड़ना हुई है। एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उन्होंने धमकी दी, बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स को, देश को धमकी दी कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं इन लोगों का बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दूंगा। और जब उन्हीं एंकर्स ने, बड़े बड़े एंकर्स ने इनको बुलाकर डिबेट करके इनको माफी मांगने के लिए कहा, तो ये कहते हैं कि अच्छा ये तो मेरे ऊपर बड़ा प्रताड़ना हो गया। अरे आप लोगों को इतनी गंदी गंदी भाषा में धमकी देंगे, आप उनको जीने का अधिकार छीनने की बात करेंगे, और किस लिए धमकी देंगे? केवल इसलिए क्योंकि मौलाना साद और जमात के विषय में बात हो रही है, सच्चाई दिखा रही है न्यूज चैनल, इसलिए आप उनको धमकी देंगे। और ऊपर से आप उनको अगर वो आपको माफी मांगनी कहते हैं तो आप कहते हैं मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना होगी। मैं यहाँ पर सिराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिराज साहब ने जिस प्रकार से बात रखी है, देखिए आज अब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, यानी जी भी मेरी बड़ी है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनका मत हो सकता है, मगर आज आवश्यकता इस बात की है कि जो लिबरल पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो सामने आए और हकीकत को रखे। जो खराब है उसको खराब बोले। अगर जमात के कुछ खराब चीज हुए, थूकना, नर्सेस के साथ बदतमीजी करना, मलमूत्र त्याग करना, तो इसको डिफेंड ना करे, उसके खिलाफ खड़े हो और अच्छाई के साथ खड़ा हो। हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते हैं भैया, आपका देश है, हमारा देश है, दोनों का देश है। ये कोई देश मेरा तो नहीं है ना, आपका भी देश है। मगर जब आप कुवैत में जाके कंप्लेंट करेंगे, कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या इस बात? आप बताइए।
मौलाना कादरी, देखिए इस देश की खूबसूरती देखिए, आपने मेरे ही साथीदारों को भर भर के गालियां दी, उनका टेलीविजन पर अपमान किया, देश के सामने अपमान किया, लेकिन इस देश की खूबसूरती देखिए। बहस के लिए मैं मौलाना अली कादरी को वो जानने के बावजूद बुलाता हूं, ये आपका अधिकार है और यही इस देश की खूबी है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो बात देश विरोध तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मौलाना कादरी जवाब दीजिए। दीपक जी, बड़े ही आदर के साथ आपको और हमारे संदीप पात्रा जी को ये बात कहना चाहूंगा कि मैं जो भाषा का प्रयोग मजहबी रहनुमाओं के मुताल्लिक किया जा रहा था, मैं खुद बोलता हूँ कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद, बोलिए अब आप। मैं खुद बोलता हूँ। आप बीच में मत बोलिए दीपक जी, या तो आप बोलिए या मुझे बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं उस पर मुझे बहुत ही आपत्ति थी और अपनी आपत्ति दर्ज कराना भी, इसका हक भी मुझे संविधान देता है और मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। रहा सवाल कि मैं जफरुल इस्लाम के स्टेटमेंट के साथ नहीं हूँ, क्योंकि हमें किसी के घर पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये हमारा देश है, हमारे साथ जो कुछ भी नाइंसाफी होगी, हम यकीनन हमारे संविधान के साथ हमारे अपने न्यायालय में हम जाएंगे, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना हक हम हासिल करेंगे। और जो आपने, मैं आपसे अभी कहा था कि जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई है, तो क्या आप जुनैद को भूल गए, क्या बहलू खां को भूल गए, क्या अखलाक को भूल गए, क्या आप संत कल्पवृक्ष गिरी महाराज को भूल गए, सुशील गिरी को भूल गए, जिनको लॉकडाउन के अंदर 500 की भीड़ ने साजिश करके मार दिया? मौलाना कादरी, और मुझे ये बात बताइए, मैं बोलता हूँ मौलाना साहब को, मैं बोलता हूँ मौलाना साहब को कोरोना फैलाने वाला मौलाना, मैं बोलता हूँ मौलाना साहब को कोरोना फैलाने वाले मौलाना, तालिबानी सोच वाली जमात के मौलाना, क्या गलत बोलता हूँ बताइए? उनको मुसलमानों की आड़ में क्यों छुपा रहे हैं आप? उनको मुसलमानों की आड़ में क्यों छुपा रहे हैं? फैसला करेगा कि जो है वहां पर जो है कल्पित है, कौन कल्पित नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। और जैसा कि एक इत्तला ये भी मिली, आपके चैनल पे बात चल रही थी कि मौलाना साहब का जो ऑडियो चल रहा था उसको क्राइम ब्रांच ने नकार दिया कि वो डुप्लीकेट है। आज का अखबार पढ़ लीजिए, क्राइम ब्रांच ने उस अखबार को नोटिस दिया है जिसने ये कहा है कि मौलाना साहब का ऑडियो डॉक्टर्ड है, पूछताछ होगी उससे। दीपक जी, आपसे कहना यही है कि आप लोग पहले तहकीक कर किसी पर भी ट्रायल चलाइए। हमारा यही कहना है कि हमारे को जो टारगेट बिला वजह के, बिला किसी एविडेंस के जो टारगेट किया जाता है, ये करना छोड़ दीजिए। सारी मौलाना साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आपका भी है, मौलाना खिलाफ मौलाना साहब के खिलाफ जो एविडेंस है देश ने 24/7 48 दिनों से देखा है। देश मौलाना साहब के खिलाफ एविडेंस देश ने 24/7 48 दिनों से देखा है, और आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि वो मुसलमान है। सिराज भाई हमारे मुसलमान नहीं है, बताइए जो मौलाना साहब का विरोध कर रहे हैं, आप मुसलमानों की आड़ में क्यों छिपाना चाहते हैं उनको? चाहता हूँ कि मैं जो मीडिया के खिलाफ में आवाज उठाई थी तो यही बोला था कि बाज लोग हैं जो मीडिया पे आकर अपनी कम्युनिटी को गिराकर मीडिया की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। देखिए ऐसे लोगों को मैं नहीं मानता। मैं ठीक है मौलाना साहब, ये मीडिया पे आने की बात नहीं है, ये बात है देश के लिए सच्ची बात रखने की बात। आप भी सच्ची बात रखिए जनाब। आप एक भी केस ऐसा बता दीजिए जहां पे भारतीय मुस्लिम्स के साथ परसिक्यूशन हुआ हो, और अगर परसिक्यूशन हुआ हो तो आपने उसके लिए अदालत का कौन सा दरवाजा खटखटाया, ये बताइए। और जफरुल इस्लाम साहब ये बोलते हैं, मौलाना कादरी बीच में नहीं बोलिए, सिराज भाई आपके बीच में नहीं बोले थे। मौलाना कादरी की आवाज कम प्लीज। सिराज भाई कंक्लूड करिए, मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊंगा। सिराज भाई आपकी आवाज नहीं गई है, फिर रिपीट कर सकते हैं अपनी बात। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं मौलाना साहब को ये अर्ज कर रहा था कि भारत में अगर मुस्लिम्स के साथ परसिक्यूशन हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं जफर, और ऐसा कोई परसिक्यूशन हुआ नहीं है, क्योंकि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू और मुसलमान दोनों इतने प्यार से रहते हैं, पर 2% 1% लोग उनको गड़बड़ कर देते हैं। उनको हमें रोकना है, जो जफरुल इस्लाम साहब जैसे लोग हैं। जफरुल इस्लाम के ऊपर तो वो केस लगना चाहिए जो मैं पहले भी आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर लगा है, जिसने पाकिस्तान की शरण ली थी, और जफरुल इस्लाम साहब उसी परंपरा को निभाते हुए कुवैत शरण लेना चाहते हैं, और ये धमकी दे रहे हैं कि वो एवलान चला देंगे भारत में कट्टरपंथियों के ऊपर। अब ये बताएं कि वो कट्टरपंथी कौन है? उनका निशाना सीधे सीधे केंद्र की सरकार पर है, जो एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। ऐसे जफरुल इस्लाम को तुरंत ही गिरफ्तार करके पद से हटाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, एलजी ने नोटिस तो दे दिया,
लेकिन क्या ये भी मौलाना साहब के नोटिस की तरह अनएंडिंग होगा कि वो जवाब देंगे फिर ये आएगा? और जफरुल इस्लाम साहब से क्या किसी ने फोन पर अभी तक बात नहीं की? क्या पूछा नहीं कि आप तो संवैधानिक पद पर बैठे, ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब? देखिए, जफरुल इस्लाम साहब का फ्रस्ट्रेशन अब दिखने लगा है। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जफरुल इस्लाम साहब भी जान चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आज वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, ये कुछ दिन के मेहमान, वो पोजीशन तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। मगर एक कानूनी प्रक्रिया होती है, यहाँ किसी को खींच के लाना, किसी को जबरदस्ती जेल में फेंक देना, ये सरकार नहीं करती है, प्रक्रिया के अंतर्गत करती है, नंबर 1। मगर आप देखिए, आज जो ये हिंदू मुसलमान का डिबेट चल रहा है, आज जो कहा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटी हो रही है, कितनी दुख की बात। आज देश के सबसे बड़े हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, हम सब उनकी पिक्चर देखते हैं, हम सब उनके फैन हैं। आप देखिए, देश में अबुल कलाम को कौन नहीं चाहता है? बच्चा अबुल कलाम को चाहता है। आज भी अगर रात को सोते समय गाने सुनने होते तो मोहम्मद रफी के गाने सुनते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस प्रकार मोहम्मद साहब गाते थे। मगर दुख है कि पहले ये सब हमारे हीरो होते थे, आज कुछ लोगों ने किसको हीरो बनाने की कोशिश की? जाकिर नाइक को हीरो बनाया जा रहा है। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, अफजल गुरु को हीरो बनाया जा रहा है। याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। आप रियाज नायकू, बुरहान वानी, अफजल गुरु, इनको अगर हीरो बनाएंगे तो क्या होगा? क्या देश इसको पसंद करेगा? क्या देश इसको चाहेगा? और देखिए, यहाँ कादरी साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार था, पत्रकारों के खिलाफ बोलना बिल्कुल अधिकार है, मगर भाषा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, ये भाषा नहीं चलेगी भैया। ये भारत का संविधान नहीं, कोई किसी को मार देगा, काट देगा, ये नहीं चलने वाला है। फतवे से भारत नहीं चल सकता है, संविधान से भारत चलेगा। आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करिए, दीपक चौरसिया का भी क्रिटिसाइज करिए, संबित पात्रा का भी करिए, सिराज जी का भी करिए, मगर दायरे में रह के संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए करिए। मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां वो कांग्रेस पार्टी बैठी है, FIR कराएंगे, खींच के ले जाएंगे। देखिए भैया, ये इमरजेंसी के दिन समाप्त हो गए हैं और लाख आप लोग चाह लेंगे तो भी वैसे दिन नहीं आने वाले हैं। और ये देश सिराज साहब का जितना है, मेरा भी उतना ही है, यानी जी का जितना है, मेरा भी उतना ही है। कोई यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। आपको कोई तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ट्रिपल तलाक हटा दिया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साइन करके राम मंदिर की जमीन नहीं ले ली है। इसलिए ये गुस्सा सुप्रीम कोर्ट पे और देश की जनता पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। वाणी जी, ये बताइए, आखिरकार ये सोच क्यों कि अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहान वानी पोस्ट मास्टर का बेटा हो जाता है, गणित का अध्यापक हो जाता है रियाज नाइकू? ये सोच क्यों जो अलगाववाद और कट्टरपंथ की तरफ ले जाती है? देखिए ना, मैं रियाज नाइकू, बुरहान वानी, अफजल गुरु, उनको टच नहीं करना चाहती हूँ ना। मैं अभी सवाल है जफरुल इस्लाम का और है मौलाना साद साहब का। बिल्कुल ठीक, आप उस पर आ जाइए। सवाल ये है कि लेट द कोर्ट प्रूव, लेट द प्रोसिक्यूशन प्रूव। जो प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी, हमें उसी के साथ चलना चाहिए। बाकी समित पात्रा साहब ने अभी बोला कि 370 हो या ट्रिपल तलाक को भी एक्सेप्ट सब लोगों ने किया। इनफैक्ट वीमेन्स ने, सब वीमेन्स ने एक्सेप्ट किया ट्रिपल तलाक की जजमेंट को। अब 370 है, ये कोर्ट में पेंडिंग है, लेट द कोर्ट डिसाइड। ऐसे जफरुल साहब का है, ऐसे मौलाना साद का है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द प्रोसिक्यूशन। मानता हूं। इवन वाणी जी, मेरा सिर्फ एक आर्गुमेंट सुन लीजिए। देखिए, आप अभी बोली। वाणी जी, एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूं। मौलाना साद इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल हैं, मैं उनको देशभक्त भी मानता हूं। बड़ी जमात चलाते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, जमात चलाना अधिकार है उनका, देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। बट ऐसा कौन देश का शूरवीर है जो देश को संकट में डालने के बाद 50 दिन से छुपा हुआ है, बाहर निकल के माफी भी नहीं मांग सकता, अपनी स्थिति भी साफ नहीं कर सकता? सुरक्षा एजेंसियां लगातार कह रही हैं कि आप सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवा लो, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। उनके चलते दर्जनों पुलिस वाले संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने देश के गांव-गांव तक कोरोना पहुंचा दिया है और आप चाहती हैं कि लोग उनकी बड़ाई करें, कानूनी प्रक्रिया का वेट करें? क्यों करें, बताइए? देश क्यों उनकी गलती की सजा भुगते? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मौलाना साद से कोई गलती हुई है तो लेट द कोर्ट प्रूव। वही मैं फिर से बता, लेट द कोर्ट प्रूव। अगर उनकी वजह से कोरोना फैल, पहले मुझे ये बताइए, हमारी कंट्री में पहला केस कोरोना का 30 जनवरी को आया था। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या करना था कि वीजा कर्व करने थे। नहीं, उन लोगों ने वीजा, इवन पुलिस स्टेशन बिल्कुल नजदीक है वहां पे, जो जमात इस्लामिया का जो इनका हब है, वहां पे पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को क्यों नहीं पता चला? हर एक मोमेंट पे पुलिस को नजर है।
हर एक मोमेंट पे। तो पुलिस ने क्यों नहीं ये बात नोटिस में लाई? इनफैक्ट एक वीडियो रिवील हुआ था, वो पुलिस एसएचओ के सामने थे, उस पे आप अपनी राय तो बताइए। इन लोगों ने सब कुछ तो बता दिया, मौलाना साहब ने सब कुछ। लेट द कोर्ट डिसाइड नाउ। अच्छा, मतलब आपको कुछ गलत नहीं लगता कि मौलाना साहब को देश के सामने आने की जरूरत नहीं है, देश से माफी मांगने की जरूरत नहीं है? और जितने दिन वो छुपे ना, लोगों ने मलमूत्र त्यागा, लोगों ने अपने कपड़े उतारे नर्सों के सामने, ये भी एक हकीकत है। वाणी जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकती। कोरोना वॉरियर पर पत्थर बरसे। शिराज भाई, फिर उसके बाद डॉक्टर साबित पात्रा। शिराज भाई, देखिए, अगर उन लोगों ने कपड़े उतारे, अगर हम मौलाना साहब को बचाएंगे, उसको डिफेंड करेंगे, उसको एडवोकेट करेंगे, तो ये बात आप यकीनन मानिए कि पूरे भारत के मुसलमानों से विश्वास उठ जाएगा। अगर मौलाना साहब ने कोई गुनाह किया है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इवन दो ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी बड़ा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल है वाणी जी, इसका भी कोई जवाब नहीं। डॉक्टर साबित पात्रा, फॉर क्वेश्चनिंग द एफआईआर, बट ही डिडंट। देखिए, मैं दो बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली बात तो है, जहां तक मौलाना साहब का सवाल है और जहां तक जमात का सवाल है, ये बहुत गलत धारणा है कि जमात इज इक्वल टू इस्लाम, जमात इज इक्वल टू मुस्लिम। देखिए, कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जिन्होंने पहले जमात के खिलाफ फतवे भी दिए हैं। देवबंद ने दिया, जमात बहुत दिए हुए हैं। तो जमात सारे मुसलमानों का ठेकेदार है, जमात सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, ये बहुत गलत बात। इसलिए जमात को इस्लाम के साथ इक्वेट करके देखना कहीं ना कहीं इस्लाम के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर मैं आपको यानी जी मैं कंप्लीट करूं। यानी जी, आपने कहा कि लेट द कोर्ट प्रूव। देखिए, यहाँ पर इतने दिनों तक आप लोग हर दिन शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्ट्री की भी और हेल्थ डिपार्टमेंट की देख रही हैं। अधिकांश राज्यों में 30 से 40% जो इनिशियली केसेस फैले थे, वो केसेस फैले थे जमात के हरकतों के कारण। एक होता है लापरवाही, एक होता है षड्यंत्र। अगर लापरवाही के कारण फैले तो समझ में भी आता है, मगर षड्यंत्र करके फैलाया जाए, ये जितने लोग बाहर के देशों से जमात के आए थे, इन्होंने षड्यंत्र करके मिशनरी वीजा के बदले टूरिस्ट वीजा में हिंदुस्तान में प्रवेश किया। ऐसे 500 मौलाना थे। अब बताइए, ये तो सोच समझ के प्रवेश किया इन्होंने, मिशनरी वीजा नहीं लिया, टूरिस्ट वीजा लिया। दूसरा, कई लोग जाके मस्जिदों में छुप गए और मस्जिदों से ऐलान भी किया गया कि अगर कोई आशा वर्कर आए तो उसको घुसने नहीं देना है। कई मस्जिदों से फायरिंग भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। तो ये सब षड्यंत्र था ना, कुछ लोगों को छुपाने का। लापरवाही होता तो क्षमा भी किया जा सकता है, क्योंकि चलो इंसान है, अज्ञानतावश कुछ कर गया होगा। मगर अगर षड्यंत्र करके बीमारी को फैलाया जाता है तो ये अक्षम्य है और कोर्ट जरूर इसका संज्ञान लेगी अगर कोई केस करता है। मौलाना कादरी, बहस को खत्म करने का वक्त हो गया है। आप देशभक्त मुसलमानों में आपसे छोटी सी डिमांड रखूं एक, अगर आप अनुमति दे तो। जी बोलिए। भारत माता की जय बोल दीजिए। इसी नोट पर हमें कार्यक्रम खत्म करते हैं, आज इस डिबेट का समापन करते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। भारत माता की जय क्यों नहीं? जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। शिराज भाई बोल रहे हैं भारत माता की जय। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय बोलना ही दोनों हाथ उठा के बोलता हूं मैं तो। भारत माता की जय हम बोलते हैं और मरे दम तक बोलेंगे। जरूरी है मौलाना साहब, कादरी साहब, जरूरी है। भारत माता की जय बोलना जरूरी है। के नारे लगाते हैं, लगाते रहेंगे। सलाम करना पड़ता है। सर, मुझे समझ नहीं आता मौलाना कादरी, आप ये बात जरूर करते हैं। मैं सबका नाम नहीं है, ऑफिशियल नाम भारत का भारत ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए हैं, मरते दम तक हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। और जब कभी अपने देश को जरूरत पड़ेगी, अपनी जान भी दे देंगे, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। मौलाना कादरी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं एक बात, क्या आप अपनी माँ के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखाते हैं? क्या कंडीशनल प्यार करते हैं? किसी भी नाम से पुकारो, फर्क क्या पड़ता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप सबका इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों?